आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। उदयपुर राजस्थान में नुपुर शर्मा की हामी दर्जी का गला काट कर कत्ल, इलाके में हालात कशीदा, इंटरनेट खदमात मुअत्तल, कत्ल में मुलविस अफराद की तलाश बड़े पैमाने पर जारी। एलजी ने स्कॉच जम्मू के 7वें कन्वोकेशन में की शिरकत, फारिग हुई तलबा में असनाद की तकसीम का ज़राअत के शोबे में बेहतरी लाने में फारिग शुदा तलबा का अहम रोल। कश्मीर मॉडल अब पूरे मुल्क में किया जा रहा है लागू, मुल्क के जमहूरी निज़ाम को चीन जैसे निज़ाम की तरफ ले जा रही है भाजपा सरकार, महबूबा मुफ्ती। भद्रवाह में कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ किया एहतजाज, कहा नौजवानों के मुस्तकबिल से हो रहा है खिलवाड़, स्कीम को वापस लेने का किया मुतालबा। और कुर्बानी के जानवरों के नरकनामे पर मटन होलसेल सेलर्स और डीलर्स एसोसिएशन ने उठाए सवाल, कहा महकमे की जानिब से मुकर्रर करदा रेट मंजूर नहीं। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्कॉच जम्मू के 7वें कन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत की है। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने जहां तलबा को मुबारकबाद पेश की, वहीं उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी तलबा को जदीद ज़रिए साइंस और टेक्नोलॉजी में तरबियत देकर कौम की खिदमत करने का मौका फराम करती है और वो तरबियत जो काश्तकारी के शोबे की तकदीर संवारती है। कन्वोकेशन जिंदगी का एक ऐसा मरहला होता है जब तलबा यूनिवर्सिटी से फारिग होकर हकीकी दुनिया में कदम रखते हैं। एलजी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि लगन और अज़म के साथ वो ज़राअत और बागबानी का चेहरा बदल देंगे जो जम्मू कश्मीर की मईशत की रूह है। एलजी ने कहा कि साइंसदान, इदारे और हुकूमत किसानों को खुद कफील बनाने के लिए ज़राअत के शोबे को जदीद बनाने के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। हमारी तवज्जो किसानों की सलाहियत को बढ़ाने पर है ताकि वो बेहतर कीमतें हासिल कर सके और माशी तरक्की में सहूलतकार के तौर पर काम कर सके। युवा साथियों, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी तथा कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से लोकल प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, मैकेनाइजेशन, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, क्वालिटी सीड, कैपेसिटी बिल्डिंग, जीआई टैगिंग, बैंकिंग फैसिलिटी, माइक्रो इरिगेशन के विस्तार में हमने काफी हद तक सफलता पाई है, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है और इसका लाभ और डिविडेंड किसानों को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर हमें लंबी यात्रा करनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए की सहायता सीधे किसान भाइयों के खाते में पहुंचाई जा चुकी है और 12 लाख किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड अब तक उपलब्ध कराए गए। वोकल फॉर लोकल अभियान ने बड़ी संख्या में किसान परिवारों के जीवन को प्रभावित किया है और अगर कोई पोटेंशियल युवा या किसान अपना इंटरप्राइज शुरू करना चाहता है तो उसे 2 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता आज भारत सरकार दे रही है। आज जम्मू कश्मीर प्रशासन 500 उद्यमी किसानों की हैंड होल्डिंग कर रहा है और अगले साल हमने लक्ष्य रखा है कि 1000 किसानों को की हैंड होल्डिंग जम्मू कश्मीर का कृषि विभाग करेगा ताकि कृषि क्षेत्र में मुनाफा भी और लोगों को अच्छी खासी संख्या में रोजगार भी उपलब्ध कराया जाए। पिछले 2 सालों में सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो धीरे धीरे रूरल एरियाज को अत्याधुनिक इकोनॉमिक यूनिट में परिवर्तित करने में सफल हो रही है और गांवों तथा शहरों के बीच की जो खाई है वो कैसे कम हो, मैं समझता हूँ इसमें भी अपना योगदान कर रही है। आप सभी को मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलकर परिस्थिति का एनालिसिस करने तथा जरूरी निर्णय लेने की आप सभी को जरूरत पड़ेगी। आपके लिए एक सशक्त जमीन तैयार और भविष्य में योगदान से इस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकेगा। युवा साथियों, मुझे पूरा यकीन है जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में फूड प्रोसेसिंग का भी बड़ा योगदान होगा और हमने देश तथा वैश्विक शक्तियों के समकक्ष इस क्षेत्र में विराजमान होना है तो
तो युवा पीढ़ी को अपनी एक्सपर्टीज के साथ आगे आना ही होगा। आपको एक नहीं अनेक अवसर मिलेंगे जो एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में नए परिवर्तन लाएंगे। भदरवा का पर्पल रेवोल्यूशन हो या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से रियासी, सांबा, रामबन, कठुआ के प्रोडक्ट्स हों, सभी प्रोडक्ट्स में उन इलाकों में सकारात्मक परिवर्तन लाने की पूरी संभावना है। मेरा अनुरोध होगा आपसे कि आप लोग इन कार्यक्रमों से जुड़ें और इसमें अपना योगदान दें। साथियों, जम्मू कश्मीर की लगभग 70% आबादी कृषि, हॉर्टिकल्चर तथा एलाइड सेक्टर पर निर्भर है। समाजी कारकुन तीस्ता स्टिलवाटर साहबी मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक तरफ G7 इजलास में इजहार राय आजादी की हिफाजत की बात करते हैं, वहीं दूसरी जानिब सहाफियों, समाजी कारकुनों और दीगर लोगों को सच बोलने की सजा दी जाती है, जो काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत जो दुनिया में जमहूरी निजाम से मारूफ था, अब बीजेपी सरकार उसको चीन जैसे निजाम की तरफ ले जा रहा है। बड़ी अजीब बात है, एक तरफ से G7 का वहाँ जो दस्तखत किए हमारी सरकार मोदी जी ने वहाँ पर जाके कि जो लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हम उसकी हिफाजत करेंगे, यानी जो कोई अपनी बात रखना चाहता हो उसको पूरी आज़ादी होगी। और उसी दिन जुबैर को अरेस्ट किया गया, उस लड़के को अरेस्ट किया गया जो सच्ची खबर लोगों तक पहुँचाता था, जिसने नुपुर शर्मा का जो गुस्ताखी थी उसको एक्सपोज किया। तो यहाँ कश्मीर में ये सारा सिलसिला कश्मीर से शुरू हो गया। 2019 के बाद जिस तरह यहाँ के जर्नलिस्ट के साथ सलूक किया गया कि जो भी सच बोलता है उसको UAPA के अंदर उसको PSA लगाया जाता है, बार बार जेल में डाला जाता है। तो अब यही जो तरीक़ेकार पूरे दुनिया में आजमाया जा रहा है और जुबैर उसी की एक कड़ी है कि जिसको खामखा में बंद किया है, कोई केस उसके खिलाफ बनता नहीं है। 2018 का कोई पिक्चर का सीन लिया है। तो मैं समझती हूँ ये जो मुल्क है हिंदुस्तान, इसकी बुनियादें जमहूरियत पे हैं, इसकी बुनियादें डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है। और आज लगता है जिस तरह बीजेपी सरकार चल रही है, जिस तरह लोगों का दम घुटता है, कोई बात नहीं कर पाता है। तीस्ता की मिसाल ले लीजिए कि जो हक के लिए खड़ी होगी, जिसने मजलूमों की आवाज बनी, आज उसी को जेल में डाला जाता है। ज़किया जाफरी की मिसाल ले लीजिए, उसको कहा जाता है कि भाई आपने जो है एक साजिश रचाई गवर्नमेंट के खिलाफ, तो अगर आप दोबारा करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ ये हमारे मुल्क के लिए बदतरीन दिन है हमारे जमहूरियत का, हमारी डेमोक्रेसी के लिए। और मुझे लगता है कि खुदा ना खास्ता हमारी हालत जो है दिन ब दिन चीन से बदतर होते जा रहे हैं। चीन जो है वो सामने है, मगर हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी मुल्क माना जाता है। मगर जिस तरह यहाँ पर कदगन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर लगाया जा रहा है, सच बोलने की मनाही है बल्कि सजा दी जाती है, जैसे सच बोलने को क्रिमिनलाइज किया गया है, जिस तरह जुबैर को बंद किया है। मैं समझती हूँ ये बहुत अफसोस की बात है। सिविल सोसाइटी उठी भी है और भी ज्यादा उनको इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। डोरा के बाड़ा ब्लॉक में आज कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज किया और स्कीम को वापस लेने का मुतालबा किया है। इस मौके पर एहतजाज में शामिल कांग्रेस लीडर ने कहा कि अग्निपथ स्कीम मुल्क के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है और इस स्कीम को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, क्योंकि यह मुल्क की सिक्योरिटी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने पर तुली हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत ने यह स्कीम मुल्क के नौजवानों पर थोपी है, जिसके किसी भी सूरत में मस्बत नताइज सामने नहीं आ सकते हैं। खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, नौजवानों के साथ खिलवाड़ वापस लो, अग्निपथ वापस लो। पूरे मुल्क में चल रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नारा दिया है कि अग्निपथ स्कीम जो है वो भारत सरकार को वापस लेनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इन्होंने हमारे जो फौजी हैं, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, उस पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। क्या इस वक्त मैं सवाल पूछना चाहता हूं भारत सरकार से, क्या इस वक्त जो फौजी हमारे सरहदों पर तैनात है, क्या वो बूढ़े हो गए हैं? फिर आपको सबको घर भेजना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि 17 से 21 साल तक फौजी नौकरी करेगा, उसके बाद 75% घर जाएगा, 25% को हम रिटेन करेंगे। वो 75% कहां जाएंगे? उनको आप ट्रेंड सोल्जर
बना के आप उनको सड़कों पे आवारागर्द घूमने के लिए खड़ा कर दोगे, या तो एक जामे पॉलिसी मुरतब करो। आप हर स्टेट में उनके लिए एक रिजर्वेशन 20% या 30% का कोटा या उनके लिए रखना पड़ेगा आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में, तभी जाके वो बच्चे अब्जॉर्ब होंगे, वरना ये इस स्कीम का कोई तुक ही नहीं बनता। 65 और 71 की लड़ाई जिन सेनाओं ने लड़ी, जिन नौजवानों ने लड़ी, क्या वो बूढ़े थे? मैं मोदी जी से और अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, जिस सेना ने चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिस चाइना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, क्या वो उस वक्त की आर्मी जो थी वो बूढ़ी थी? और आज आप बात करते हैं कि हमें नौजवान चाहिए। आप इजराइल का बनाया हुआ मॉडल हिंदुस्तान में थोपना चाहते हो। अरे भैया, इजराइल जो है वो मुट्ठी भर छोटा सा मुल्क है, उसकी इकोनॉमी जो है, उसका इनकम पर कैपिटा जो है वो आपसे हजारों गुना बेहतर है। आप पहले उसकी इकोनॉमी के साथ और उसकी डेवलपमेंट के साथ मुकाबला कीजिए। आप सीधे जाके डिफेंस पे आपने अटैक किया, ये कहां का तुक बनता है? तो जो हमारा पढ़ा लिखा जवान है वो पहले तैयारी करता है, 2-3 साल तो उसको लगते हैं उस एग्जाम की तैयारी में, वो फिजिकल टेस्ट क्लियर करने में 2-3 साल लग जाते हैं। उसके बाद ये कहते हैं 6 महीने की ट्रेनिंग कराएंगे और 3.5 साल नौकरी करके उसको 11 लाख देके उसको फारिग कर देंगे, फिर वो कंपनी में नौकरी करेगा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो कंपनियां आपने बंद कर दी पूरे हिंदुस्तान में, जहां लाखों जवान आपने प्रोजेक्टों से बाहर निकाले और कंपनियों से बाहर निकाले, बेरोजगार कर दिए, जब आपने उनको बाहर निकाला तो इनको कहां से नौकरी दोगे आप बाद में? तो ये गलत फैसला है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के कई गलत फैसले आए, उनमें से एक गलत फैसला ये भी है, कोई गवर्नमेंट जो चल रही सही तरह से नहीं चल। मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने आज राजौरी डाक बंगलू के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान जिले में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। मीटिंग में जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी, DDC चेयरमैन और दीगर महकमे के अफसरान भी मौजूद रहे। मीटिंग में 14वीं मालियाती कमीशन, PMGSY, NSAP, SSC और दीगर मरकजी माउनत वाली स्कीमों के निफाज का जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान कहा गया है कि राजौरी जिला ने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 81% हदफ हासिल किया है और राजौरी जिला इस स्कीम में तमाम अजला से आगे हैं और बहुत जल्द ही 100% हदफ पूरा किया जाएगा। कि बहुत ही अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है। ये दिशा की मीटिंग अब हम 3-4 महीने में करते हैं और आपने देखा होगा कि बतौर सांसद हम राजौरी में आज दिशा की मीटिंग कर रहे थे और हमारे साथ जहां के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और विशेष तौर पर हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो हमारे जहां के हैं और इनके साथ पूरी टीम और पूरे अधिकारी जो हमारे इस जिला के मुख्य अधिकारी रहते हैं वो सब थे। कई विषयों पर चर्चा हुई है और अच्छे माहौल में चर्चा हुई है। हमारे चेयरमैन साहब ने, वाइस चेयरमैन साहब ने, हमारे मेंबर्स ने कई प्रश्न भी उठाए हैं, कहीं दिक्कतें थी, परेशानियां थी, उनका भी जिक्र हुआ है। और हमारे जहाँ के पूर्व जहाँ के प्रेसिडेंट जैसे कौंसिल के राजेंद्र जी भी इसमें थे, तो कई डिपार्टमेंटों पर चर्चा हुई है, विशेष तौर पर पावर को लेकर, रोड को लेकर, पीने के पानी को लेकर और उसके अलावा भी कई सारे विभागों पर चर्चा हुई है। कुछ कमियां पेशियां भी रहती हैं, उस पर आगे आने वाले दिनों में सुधार हो। और जो नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।